आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। सुबह के 11 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि मोहन यादव बुजुर्ग वोटर्स को साधने के लिए पहुंच चुके हैं। तो एमपी में बुजुर्ग वोटर्स को रिझाने में बीजेपी जुटी है। आयुष्मान भारत योजना के फॉर्म भरवाएगी बीजेपी नेता। तो भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस अभियान की शुरुआत कराएंगे और 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को इसका लाभ मिलेगा। तो सीएम संपर्क अभियान के तहत बुजुर्ग फॉर्म भरेंगे। तो इसकी घोषणा बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही की है और आपको बता दें कि अब डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे और सबसे पहले इस अभियान की शुरुआत कर देंगे। तो 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को इसका लाभ मिलने वाला है और सीएम संपर्क अभियान के तहत बुजुर्ग फॉर्म भरेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं एमपी से। और आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर से। श्याम जी, एक बड़ा अभियान आयुष्मान भारत योजना के तहत फॉर्म भरवाएगी बीजेपी और इसमें सीएम मोहन यादव का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है, बहुत बड़ा यहाँ पर एक कार्यक्रम। तो क्या कुछ उसके ऊपर जानकारी मिल रही है? देखिए राधा, वाकई ये बड़ा अभियान है और आज की इसकी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के भोपाल से हो रही है और यहाँ पर थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और यहाँ पर भंवरलाल जी और उनकी जो है धर्मपत्नी बैठी हुई हैं, एक और बुजुर्ग जो है बैठे हुए, तकरीबन 4 बुजुर्गों के पास जो है वो पहुँचेंगे मुख्यमंत्री। उनको ये आयुष्मान भारत का जो है आवेदन भरवाया जाएगा। देखिए राधा, कोरोना के बाद स्थितियाँ बहुत बदली हैं। हर परिवार में जो है कहीं ना कहीं बुजुर्ग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो उनको 5 लाख तक का जो है फ़ायदा मिले, ये कोशिश है सरकार की। इसके साथ में कोशिश ये भी है कि सब कुछ उनको घर से ही उपलब्ध हो जाए। राधा, अब देखिए सीएम यहाँ पहुँच चुके हैं, हमारे बीच सीएम आ गए हैं। देखिए फ्रेम में आएंगे अभी सीएम और वो जल्द ही इन हितग्राही हम कह सकते हैं इनको, ये उनके बीच जो है आएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके आवेदन भरवाएंगे। बिल्कुल सीएम आ गए हैं हमारे बीच में। अब ये इन हितग्राहियों तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं और भोपाल में आप देख रहे हैं कि आज आयुष्मान भारत योजना के तहत फॉर्म भरवाए जाएंगे, जिस पर सीएम मोहन यादव, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि आज इस फॉर्म को भरवाने के लिए खुद डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं भोपाल से। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी श्याम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये तमाम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है क्योंकि आज 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को इसका लाभ मिलेगा और सीएम संपर्क अभियान के तहत बुजुर्ग आज फॉर्म भरेंगे। तो ये एक बड़ी शुरुआत, बड़ा अभियान, जहां तीसरे फेज की वोटिंग होगी 7 मई को। उससे पहले ये हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने यहां पर आयुष्मान भारत योजना के तहत फॉर्म भरवाएगी और उसकी शुरुआत कर चुकी है। तो ये श्याम जी से हम जानेंगे। श्याम जी, तमाम जानकारी आप हमारे साथ साझा करिए। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि मोहन यादव यहाँ पर लोगों के साथ बैठे हैं। देखिए राधा, जो है जिस दंपत्ति की हम बात कर रहे थे उन्हीं के साथ हैं सीएम भंवरलाल जी, उनके पास में बैठे हुए हैं। वो भंवरलाल जी का आवेदन भर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत। वो इसके हितग्राही बना रहे हैं मुख्यमंत्री उनको। इसके साथ साथ में उनकी धर्मपत्नी भी हैं। यहाँ पर 4 बुजुर्गों को, जिसमें से एक दंपत्ति है, बाकी अन्य जो है बुजुर्ग होंगे, ये सभी 70 साल प्लस के लोग हैं जिनको इसका लाभ दिया जा रहा है। इस लाभ में ध्यान केवल ये रखा गया है कि अब किसी तरह की बंदिश कुछ नहीं रहेगी, किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा, कोई जातिगत आरक्षण नहीं रहेगा। सरकार का ये सोच है कि सीनियर सिटीजन तो सीनियर सिटीजन है, उनको हर तरह का जो है कहना चाहिए एक तरह का मेडिकल की जो सुविधा है उनको प्रॉपर मिले, समय पे मिले। गंभीर बीमारियों से जो जूझ रहे हैं उनको इसका जो है लाभ मिले, ये पूरी कोशिश है। देखिए सीएम ने एक फॉर्म फिल कर दिया है, इसके साथ साथ में हितग्राही को ये फॉर्म दे रहे हैं, भंवरलाल जी को ये फॉर्म दे रहे हैं। भंवरलाल जी ये जो है अब हितग्राही हो गए उस आयुष्मान योजना के। आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सिर्फ विस्तार न्यूज के कैमरे पर आपको ये तस्वीर दिख रही है कि आज डॉक्टर मोहन यादव आयुष्मान भारत योजना के तहत फॉर्म भरवा रहे हैं और खुद अपने हाथों से जो है भंवरलाल जी के साथ बैठकर ये फॉर्म भरवा रहे हैं और ये फॉर्म भी भर चुके हैं। श्याम जी, आपसे चाहूंगी श्याम जी कि आप और जानकारी साझा करिए हमारे साथ।
जी बिल्कुल, मेरी आवाज़ आ रही है आपको राधा? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये अगला आवेदन जो है सीएम ने भरा, इसमें जो है वो बेसिक जो जानकारी है, नाम क्या है, उम्र क्या है, इसके साथ साथ में जो है वो ये भी भर रहे हैं कि कहाँ रहते हैं, एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें। ये श्री गणेश एक तरह से योजना का शुभारंभ हो रहा है मध्य प्रदेश में। अब जो हमने कहा था भंवर लाल जी, उनकी धर्मपत्नी, उनका जो है आवेदन जो है वो किया जा रहा है। पति पत्नी दोनों हैं यहाँ पर, 70+ हैं, उनका आवेदन किया जा रहा है। तो ये मुख्यमंत्री उनसे जान रहे हैं कि हमने आपका आवेदन भरा है, अब आप साइन कर दीजिए। ये साइन हस्ताक्षर करवा रहे हैं भंवर लाल जी से और उनकी धर्मपत्नी से, आप देख रही हैं राधा। बिल्कुल, विस्तार न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सिर्फ विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल, ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचकर लोगों से यहां पर फॉर्म भरवा रहे हैं। भंवर लाल जी से पहले उन्होंने फॉर्म भरवाया, फिर उनकी पत्नी का भी फॉर्म भरा और यहां पर खुद आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी हस्ताक्षर कर रही हैं फॉर्म पर। और ऐसा पहली बार मैं देख पा रही हूं कि कोई मुख्यमंत्री ग्राउंड पर उतरकर इस तरीके से आयुष्मान भारत योजना के फॉर्म भरवा रहा है। और ये तस्वीरें श्याम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें भोपाल के एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को लाभ मिलना था और आयुष्मान भारत योजना के तहत बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया था। अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि हम जो है 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को जो है आयुष्मान भारत योजना का लाभ देंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, और इस तरीके से हम लोगों को लाभ देंगे। तो श्याम जी, मैं देख पा रही हूं तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप और जानकारी हमारे साथ साझा करें। जी राधा, देखिए अब इसके बाद में एक दंपत्ति का जो है आवेदन होने के बाद में ये तीसरा आवेदन है जिसको सतीश उपाध्याय जी लिख रहे हैं, उनका नाम, साथ में सीएम उनको सहयोग कर रहे हैं, सीएम के बेसिक जानकारी जो है उसको भरवा रहे हैं। इस आवेदन को बखूबी अब उन दंपत्ति जो है उसके बाद में, अब ये बुजुर्ग महिला है, 70 साल प्लस की महिलाएं, वो जो है हस्ताक्षर कर रही हैं। सीएम ने उसकी निगरानी करी कि आखिर इस फॉर्म में क्या बेसिक जानकारी सब सही है, उसको करेक्ट तरीके से जो है भेजा जाए, इसकी पूरी कोशिश है। देखिए ये हस्ताक्षर हो गए हैं, सतीश उपाध्याय जी ने इस आवेदन पर जो है वो फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर किए। अब उनको हितग्राही जो है उन महिला को ये उनका पावती दी जा रही है, उनका जो है ये डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है। ये देखिए राधा, बिल्कुल श्याम जी, इनको भी लाभ मिला, ये भी अब हितग्राही होंगी, 70 साल प्लस की हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें विस्तार न्यूज पर आप देख रहे हैं कि एमपी में बुजुर्ग वोटरों को रिझाने में बीजेपी जुटी हुई है, जिसको लेकर खुद मोहन यादव पहुंचे हैं लोगों के बीच में और यहां पर फॉर्म भरवा रहे। भोपाल से ये सीधा लाइव प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज के कैमरे से हम विस्तार न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो आयुष्मान भारत योजना जिससे बहुत से लोगों को लाभ मिला है और अब आप देख पा रहे हैं कि अब बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, जिस मोदी की गारंटी की बात की थी, उस मोदी की गारंटी को यहां पर पूरा करते हुए भी हम देख पा रहे हैं। तो ये आयुष्मान भारत योजना के फॉर्म भरवाए हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पहले उन्होंने एक बुजुर्ग दंपत्ति से फॉर्म भरवाया, फिर उसके बाद लगातार उन्होंने एक के बाद एक लगातार हमने देखा कि 3 फॉर्म उन्होंने खुद भरवाए, हस्ताक्षर करवाए और अब कुछ सीएम मोहन यादव कहेंगे। जब तक वो कहना शुरू करेंगे उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को हम इसका लाभ देंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, लेकिन उनको पूरा लाभ मिलेगा, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, ओबीसी से हो या फिर किसी भी आरक्षित वर्ग से हो। हर किसी को अगर वो 70 साल से ऊपर हैं तो उनको आयुष्मान भारत योजना का पूरा लाभ मिलेगा। और इसी सपने को साकार करते हुए हमें बीजेपी दिखाई दे रही है, क्योंकि आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जो 70 प्लस अर्थात 70 साल से ज़्यादा जितने भी बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक गण हैं
वो माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे बुजुर्गण हैं, वो किसी जाति समुदाय के हों, किसी धर्म के हो या किसी आयु वर्ग के साथ आय वर्ग के भी हो, वो चाहे इनकम टैक्स वाले हो या कोई भी हो, ऐसे सभी वरिष्ठ जनों के लिए 70 साल से बड़े होने के कारण से उनका आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। ये जो माननीय मोदी जी ने गारंटी दी है, उसका ये संकल्प पत्र, गारंटी पत्र भरने का एक तरह से हमने अभियान चलाया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दक्षिण पश्चिम विधानसभा भोपाल में हमारे अपने यहाँ के विधायक भगवान दास सबनानी जी, जिला अध्यक्ष हमारे सुमित पचौरी जी, इस अवसर पर हमारे सह अखिल भारतीय मध्य प्रदेश में खास तौर पे डेप्यूटी हैं माननीय सतीश उपाध्याय जी, सह चुनाव प्रभारी, हम सब मिलकर के श्री भंवरलाल जी पुरोहित जी के घर उनकी श्रीमती भंवरी बाई बहन के यहाँ पर हमने उनका फॉर्म भराया है। श्रीमती मालती गुप्ता जी का फॉर्म माननीय सतीश जी भाई साहब ने भराया। हम सब मिलकर ये अभियान चला रहे हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, लगभग पूरे प्रदेश में ध्यान में आ रहा है कि 70 प्लस की आयु सीमा के लगभग 35 से 40 लाख इस प्रकार के हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। बड़े पैमाने पर इसकी डिमांड भी चल रही है। प्रदेश में भाजपा ने ये अभियान चलाया है। हमने आज यहाँ शुरुआत की है कि अपने अपने स्थान पर ये फॉर्म भर करके हम माननीय मोदी जी की गारंटी का हिस्सा बने और आने वाले समय में चूँकि आयु के कारण से चिकित्सा एक तरह से संजीवनी का काम करता है, ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर जो भी योग्य हॉस्पिटल होगा 5 लाख का सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और हम तो और भाग्यशाली हैं, हमारी सरकार ने इसमें एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी है। किसी कारण से कोई हॉस्पिटल में अगर कोई वरिष्ठ नागरिक भर्ती है या कोई आयुष्मान कार्डधारी भर्ती है और अगर उस हॉस्पिटल में उसका और उन्नत इलाज नहीं हो पा रहा है और उसको आगे किसी और अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचाना है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों संवाद करेंगे, तो दोनों के बाद हम निःशुल्क एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उसको शिफ्ट करने का निर्णय हमने किया है। तो मैं माननीय मोदी जी का आभार मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय नड्डा जी को, माननीय मोदी जी को। ये एक तरह से इस दौर में बहुत बड़ा काम है। वैसे माननीय मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को तो मकान देने का काम किया है, गैस का कनेक्शन देने का काम किया है, निःशुल्क राशन देने का काम किया है और एक तरह से ये जो बीमारी में मदद करना, ये तो रामबाण है, बहुत बड़ा काम है। मेरी अपनी ओर से चुनाव का मौका भले ही हो, लेकिन भाजपा का जो दृष्टिकोण है कि सेवा और समर्पण के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना, तो समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने में ये बहुत बड़ी योजना है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये इतने बड़े देश के अंदर दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसने निःशुल्क ये व्यवस्था दी है। आपकी जानकारी के लिए बताओ, दुनिया के सबसे धनी देश अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के अंदर भी आज की स्थिति में ऐसी कोई योजना नहीं जो एक तरह से हमारे वरिष्ठ नागरिकों का इतना ध्यान रखती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार मानता हूँ और आप सबके माध्यम से अपील करता हूँ, आइए भाजपा के इस सुशासन के संकल्प को सार्थक करें। अगले 2 चरण की वोटिंग में मध्य प्रदेश में जो 7 मई और 13 मई को वोटिंग गिरने वाली है, हम सब मिलकर के संकल्प करें मोदी जी का फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार और मध्य प्रदेश में 29 पार, ये संकल्प को पूरा करें। और ख़ास बात ये हमारे लिए, ये जो मतदान है ये परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलता है। इसलिए इस मतदान के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए अमर शहीद क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने बहुत लंबी कीमत चुकाई है। तो हमको अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करना चाहिए। जिसको भी वोट देना चाहे दें, लेकिन जरूर दीजिए। वोट देना ये सबका अधिकार है। और मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से, प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के नाते से आपसे अपील करूंगा कि आप निश्चित रूप से मोदी जी के काम को देखते हुए मोदी जी के साथ चलें और दुनिया का नंबर 1 का देश बनाने का संकल्प लें, जो भारत के लिए माननीय मोदी जी लेके आगे बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य बनेगा। आप सबके आशीर्वाद से पिछली बार सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार काम करेगी, ऐसी अपेक्षा के साथ एक बार पुनः माननीय मोदी जी का आभार। और आयुष्मान योजना के 70 पार करने के लिए हम निश्चित रूप से मोदी जी के इस काम को कभी नहीं भूलेंगे और मोदी जी के साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कांग्रेस के नेता अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे मोदी जी को, उन्होंने रावण की संज्ञा दे दी तो आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुना कि उन्होंने बीजेपी की आयुष्मान भारत योजना के ऊपर बताया कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी को पूरा करने का वादा किया है, उसी के तहत हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आज
फॉर्म उन्होंने भरवाया। तो ये बड़ी कामयाबी बीजेपी को, और आगे उन्होंने वोट डालने की भी अपील की है। लोगों से कहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी को 29 सीटें मिलेंगी और इसमें मैं आपसे अपील करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, मतदान करें। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि जो दुनिया के बड़े देश हैं जैसे कि अमेरिका या फिर इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन, तो उन्होंने भी इस तरह की कोई भी योजनाओं का लाभ जो है अपने देश के लोगों को नहीं दिया है, लेकिन ऐसा पहली बार भारत में हो रहा है जब बीजेपी ने इस तरीके की योजना का लाभ लोगों को दिया है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अभिनेता साहिल खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के एसआईटी ने साहिल खान को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर से पुलिस ने साहिल खान को हिरासत में लिया और साहिल खान को मुंबई लाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि महादेव सट्टा ऐप मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। और आपको बता दें कि साहिल खान लोटस बुक 24x7 नामक वेबसाइट में भागीदारी है और इस सट्टेबाजी ऐप के जरिए लोगों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। तो जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक आपको बता दूं कि साहिल खान पर बेटिंग साइट चलाने और बेटिंग ऐप प्रमोट करने का बड़ा आरोप है। तो एसआईटी ने हाल ही में साहिल खान से पूछताछ की थी और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साहिल खान जो है मुंबई से भाग गए थे, जिसके बाद से मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से पुलिस ने साहिल खान को हिरासत में लिया और अब साहिल खान को मुंबई पुलिस ने रायपुर से मुंबई के लिए भी ले गई है। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी संजय ठाकुर से। संजय, इतनी बड़ी कामयाबी जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस का बहुत ही बड़ा योगदान है कि मुंबई पुलिस ने साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले आपसे जानकारी चाहूंगी कि क्या वो प्रक्रिया रही, किस तरीके से साहिल खान को गिरफ्तार किया गया, कहां साहिल खान जो है पुलिस को मिले और कब पुलिस ने साहिल खान को हिरासत में लिया है? संजय। देखिए राधा, पिछले कुछ समय से लगातार सिर्फ सूत्रों के माध्यम से ये जानकारी आ रही थी। फिलहाल कुछ मिनटों पहले ही बस्तर पुलिस ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें उसने बताया है कि महाराष्ट्र के रास्ते साहिल खान छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था साहिल खान ने, जिसके बाद लगातार मुंबई की एसआईटी जो है वो साहिल खान का पीछा कर रही थी और कल रात जो है साहिल खान की गिरफ्तारी की गई है। साहिल खान को फिलहाल मुंबई पुलिस अपने साथ वापस मुंबई लेकर जा रही है और फिलहाल जो पूरी ये जानकारी आई है इसमें सिर्फ प्रारंभिक तौर पे यही बताया गया है कि बस्तर से साहिल खान की गिरफ्तारी हुई है। वो लोकेशन क्या थी, साहिल खान किसके संपर्क से बस्तर आए थे, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। हालांकि एक बात मैं साफ कर दूं कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा मिली हुई है, ये जुड़ी हुई सीमा है और लगातार हाईवे से जो है ये जानकारी आई है कि साहिल खान महाराष्ट्र से होते हुए छत्तीसगढ़ में उन्होंने प्रवेश किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी यहाँ से की गई है। लेकिन गिरफ्तारी किस तरह से हुई है, वो लोकेशन एग्जैक्ट क्या थी, उनके साथ उस वक्त कौन मौजूद था, किसने उनका सहयोग किया, क्योंकि पिछले 40 घंटों से उनका पीछा किया जा रहा था, वो 40 घंटों से बस्तर में थे, ऐसे में कितने लोगों ने उनका सहयोग किया, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बिल्कुल संजय, लेकिन ये इतनी बड़ी कार्रवाई है महादेव सट्टा ऐप में जिसमें भूपेश बघेल का भी नाम शामिल है छत्तीसगढ़ से, और वहीं पर बस्तर से साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या समझा जाए, साहिल खान यहाँ पर मौजूद थे, छत्तीसगढ़ में मौजूद थे, तो क्या इसका कनेक्शन भूपेश बघेल से भी समझा जाए कि उनको पनाह देने में मदद की है कांग्रेस ने? देखिए राधा, कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो महादेव ऐप को लेकर लगातार कई महीनों से राजनीति चल रही है। चुनाव में बड़ा मुद्दा ये बना था। दीपक बैज जो पीसीसी अध्यक्ष है, उनका एक बयान सामने आया है, उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि महादेव ऐप को आखिर केंद्र सरकार बंद क्यों नहीं करती है और ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के वक्त ही अचानक महादेव ऐप का जिन जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी है। लगातार बीजेपी आक्रामक रही है कांग्रेस के ऊपर, वो लगातार ये कहते रही है कि भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो महादेव ऐप से लाभान्वित होते रहे हैं। लेकिन
अब तक इस मामले में साहिल खान का जो मामला है इसे हमें समझना होगा। साहिल खान के ऊपर आरोप ये है कि साहिल खान इस ऐप के प्रमोटर के तौर पे काम कर रहे थे। मैं उनके का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर रहा था, उनके 10.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं वो। इंस्टाग्राम पे लगभग 1 करोड़ 9 लाख फॉलोअर्स उनके हैं और ये कहा जा रहा है कि अपने इन्हीं फॉलोअर्स के दम पर, अपने इसी दबदबे के दम पे, क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर हैं मुंबई और फिटनेस इंडस्ट्री में, तो उसके दम पर इसका जो सहयोगी ऐप है महादेव ऐप का, लोटस ऐप, इसका ये प्रमोट कर रहे थे इस ऐप को, और ये जो पूरा बैटिंग का जो गोरख बाजार चल रहा था उसे प्रमोट कर रहे थे, जिसमें इनकी गिरफ्तारी की गई है। उनके साथ अन्य 31 लोगों के नाम भी इस मामले में शामिल हैं। संजय, आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक बड़ी खबर महादेव सट्टा ऐप को लेकर सियासत तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैच का बीजेपी पर आरोप है। चुनाव के समय ही बीजेपी को याद आता है महादेव सट्टा ऐप। तो महादेव ऐप घोटाला है तो सरकार ने महादेव सट्टा ऐप बंद क्यों नहीं किया? दीपक बैच का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई। दीपक बैच ने बड़ा बयान दे दिया और बीजेपी पर आरोप लगाया। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार सुन लीजिए। ये महादेव सट्टा ऐप को लेकर साहिल खान को गिरफ्तार किया है बस्तर से। महादेव सट्टा ऐप की जो गिरफ्तारी हो रही है, कैसे देख रहे हैं तमाम चीजों को? देखिए, महादेव सट्टा ऐप सिर्फ एक ही गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। कई FIR, कई गिरफ्तारियां कांग्रेस की सरकार में हुई है, और महादेव सट्टा ऐप भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय आरोप लगाती है। आज सरकार इनकी है, केंद्र में भी इनकी है, राज्य में भी इनकी है। बंद क्यों नहीं कर रही है? क्या महादेव सट्टा ऐप के नाम से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदा आ रहा है क्या, जो बंद नहीं कर रही है? अगर हिम्मत है तो महादेव सट्टा ऐप को बंद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी सवाल कुछ दिन पहले ही उठाया था महादेव सट्टा ऐप की जो कार्रवाइयाँ हो रही है उस पर लगातार। देखिए, मैंने कहा ना कि महादेव सट्टा ऐप सरकार को बंद करना चाहिए। सिर्फ चुनाव में ही आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। इनको महादेव सट्टा ऐप या अन्य सिर्फ चुनाव में याद आता है, बाकी समय नहीं। भारतीय जनता पार्टी को महादेव सट्टा ऐप बंद करना चाहिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है इसलिए महादेव सट्टा ऐप पर कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, चुनावी मुद्दा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव समय ही सब याद आती है, बाकी समय, नॉर्मल समय भारतीय जनता पार्टी को दिखता नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या चुनावी चंदा मिल रहा है क्या महादेव सट्टा ऐप से? क्यों बंद नहीं करा रहे? जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या चुनावी चंदा बीजेपी को मिलता है। लेकिन इसके इतर बात करें तो 32 लोगों का नाम जो है वो महादेव सट्टा ऐप में शामिल है, और भी आने वाले दिनों में कई ऐसे अभिनेता हैं, नेता हैं, बिजनेसमैन हैं जिसका नाम सामने आ सकता है। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानकारी लेते हैं हमारे तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले अनमोल हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं, दिलीप हमारे साथ दुर्ग से जुड़ चुके हैं, और संजय हमारे साथ जगदलपुर से बने हुए हैं। तो सबसे पहले अनमोल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानूंगी, दीपक बैच का इतना बड़ा बयान, कह रहे हैं कि चुनाव के समय ही बीजेपी को महादेव सट्टा ऐप घोटाला याद आता है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए तब भी एक बार ये मामला तूल पकड़ा, और अब लोकसभा चुनाव के समय इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। क्या कहेंगे अनमोल? बिल्कुल, देखिए, दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है, अब तीसरे चरण होने हैं। 7 तारीख को मतदान होंगे, रायपुर में भी मतदान होगा। तो इससे पहले जो है देखिए महादेव सट्टा ऐप एक बार फिर चर्चा में आ गया है, और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही जो है इससे जुड़े 3 आरोपियों को जो है कोर्ट में भी पेश किया गया था, जिनकी रिमांड जो है 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। जिसमें जो मुख्य आरोपी है ASI चंद्रभूषण वर्मा, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उन पर हवाला का पैसा लेने का आरोप लगा था। लेकिन अब जिस तरीके से दीपक बैच का बयान आया है कि लगातार भाजपा की कोशिश है कि चुनाव से पहले ही महादेव सट्टा ऐप पर कार्रवाई होती है, तो देखिए लाजमी तौर पर जो है अब सियासत गरमाएगी। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल विधानसभा चुनाव के समय ही भूपेश बघेल पर आरोप लगे थे 500 करोड़ रुपए के। तो इस तरीके से जो आरोप लगते हैं तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये डर है कि महादेव सट्टा ऐप के बहाने जो है बीजेपी राजनीतिक लाभ न ले ले। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान आते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनाव से पहले जो है इस तरीके की कार्रवाई करती है। लेकिन खास बात यह है राधा कि जो साहिल खान जो पकड़े गए हैं,
ये समझने की ज़रूरत है कि ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, फिटनेस के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। और माटुंगा पुलिस, जो मुंबई में माटुंगा थाना पुलिस में जो है इनके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज हुई थी, FIR, उसके बाद जो है इनकी चार्जशीट में भी नाम है। और अब जो है जगदलपुर से जो है इन्हें गिरफ्तार किया गया है। लगातार जो है मुंबई पुलिस इनको खोज रही थी, जो SIT की टीम है। ठीक है अनमोल, दिलीप आपका रुख करेंगे। दिलीप, आपसे जानना चाहूंगी कि साहिल खान को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग से उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो मुंबई के लिए भी ले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अन्य जो आरोपी हैं जो इसमें शामिल हैं, उनको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए राधा, इस मामले में ED के अलावा अब SIT भी अब जांच कर रही है, वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस भी महादेव मामले में जांच कर रही है। इस मामले में कई लोग अभी भी जेल में हैं और कब से अलग अलग पूछताछ कर रही है। इस मामले में मुख्य जो आरोपी है भूषण, जो कि एक पुलिस अफसर है, उस पे यह आरोप है कि महादेव ऐप को संचालित करने के लिए वह संरक्षण के लिए पुलिस के बड़े अफसरों पर वह साठगांठ करता था और पैसे पहुंचाने का आरोप है। तो कहीं ना कहीं ये सौरभ चंद्राकर इसका संचालक है, रवि उत्पल भी इसके संचालक है, जो भिलाई के रहने वाले थे लेकिन अब दुबई में बैठे हुए हैं। उस पर भी ED और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उस पर निगाहें रखी हुई है, कभी भी उनको अरेस्ट कर सकती है। इस मामले में लगातार जांच हो रही है। रुक करेंगे, एक आखिरी सवाल, समय बहुत कम है संजय। जैसा कि आपने बताया कि साहिल खान बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, फिल्मी दुनिया में उनका भले ही करियर ज्यादा नहीं चला, बट एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर होने के नाते जो अब उनका नाम सामने आया, गिरफ्तार हो गए। इसके पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं, जैसे कि आयशा श्रॉफ ने उन पर पैसों की धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया था। तो अब क्या समझा जाए, उनसे जुड़े जो अन्य बॉलीवुड स्टार्स हैं उनको लेकर किसका किसका नाम सामने आ सकता है, अगर आपके पास कुछ अपडेट है संजय? अच्छा, आपको याद होगा राधा कि सौरभ चंद्राकर जो कि महादेव ऐप के संचालक है, जब उनकी शादी में लगभग उन्होंने 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो उस समय बहुत बड़ी खबर बना था, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है, फिल्म स्टार जो हैं, वो उनकी शादी में जाकर शामिल हुए थे और यहीं से इनका बॉलीवुड कनेक्शन जो है वो शुरू हुआ था। जिसके बाद लगातार अलग अलग बॉलीवुड के अभिनेता या फिर इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो हैं वो एक एक करके इस मामले में जुड़ते गए और यही वजह है कि साहिल खान का नाम अब सामने आया है। हालांकि साहिल खान के ऊपर एक और आरोप है, उनके ऊपर आरोप है कि एक सहायक ऐप जो है लोटस ऐप, ये उसे प्रमोट करते थे और अपने इन्फ्लुएंस के माध्यम से। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनमोल, आपका भी शुक्रिया। बेमेतरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीरनपुर CBI की टीम पहुंच गई है और CBI टीम ने विधायक ईश्वर साहू से मुलाकात की। तो बीरनपुर के बाहर चोरभट्टी गांव में ये मुलाकात हुई है। SP, DSP और TI स्तर के अधिकारी टीम में शामिल हैं। तो मुलाकात कर वापस लौट चुकी है टीम और आगे कैंप लगाकर मामले की जांच की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि CBI टीम ने विधायक ईश्वर साहू से मुलाकात की है और अब बीरनपुर के बाहर चोरभट्टी गाँव में यह मुलाकात होने के बाद से वापस SIT की टीम पहुंच चुकी है और तमाम SP, DSP और TI स्तर के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो चलिए अब इसमें हम विस्तार से जानेंगे। इस खबर पर रुख करते हैं दिलीप शर्मा का। दिलीप, आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपने जो है बीरनपुर का मामला देख लिया, इस पर जो है जांच पड़ताल आगे बढ़ चुकी है। इसके पहले जिस पे महादेव सट्टा ऐप पर हम बात कर रहे थे, दीपक बैज ने भी बड़ा बयान दे दिया, बीजेपी को घेर लिया। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि चुनाव से पहले जिस तरीके से ये दोनों मामले उठे हैं, इसके क्या संकेत हैं? देखिए राधा, सबसे पहले आपको बीरनपुर कांड को समझना पड़ेगा और ईश्वर साहू जो कि पहले मजदूर से अब वो भाजपा से विधायक है। बीरनपुर कांड उस समय का सबसे बड़ा कांड था जब कांग्रेस की यहाँ सरकार थी और बीजेपी के जो अभी डिप्टी CM अरुण शाह है उस समय प्रदेश अध्यक्ष रहा करते थे। उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था। वो बीरनपुर कांड में जो भुवनेश्वर साहू की मौत होती, उस पर भाजपा ने उसका समर्थन करते हुए बहुत बड़ा आंदोलन किया था और इसके बाद से ही यह मामला तूल पकड़ गया था। उस मामले में पुलिस ने जब
मामला को देखा कि बहुत ज्यादा होता तो 12 लोग को उस मामले में गिरफ्तार किया था, जिन्हें अब भी जेल में है। और उस समय बीजेपी कांग्रेस सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, लेकिन नहीं हुआ था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी तो अब सीबीआई के जांच करने के इसको दिया गया और सीबीआई ने इस पर जांच शुरू कर दिया। यही वजह है कि सीबीआई की टीम कल देर रात बिरनपुर पहुंची और जो ईश्वर साहू है, जो भुवनेश्वर साहू के पिता हैं, जो अभी बीजेपी से विधायक है, उनसे इस मामले में पूछताछ किया है। आपको बता दूं कि इस मामले में पुलिस ने पहले ही 12 लोग को गिरफ्तार कर चुकी है और उन्हीं के खिलाफ ईश्वर साहू से बातचीत हुई है, उनसे पूछताछ की गई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि एसआईटी की टीम वापस जा चुकी है, कैंप लगा के आगे की जांच करेगी। 12 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो अब ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा दिलीप? देखिए राधा, सबसे पहले आपको करेक्ट करना चाहूंगा, सीबीआई की टीम आई है। सीबीआई की टीम उसका जांच करने का जो तरीका होता है बहुत बारीकी से होता है। अभी ईश्वर साहू से पूछताछ हुई है, इसके बाद एक घटना पे तय तक जाएंगे कि बताया जा रहा है कि उस समय 2 बच्चों के विवाद के रोकर 2 समुदायों में भिड़ंत हुई थी और बहुत बड़ा मामला हुआ था। पूरा बिरनपुर हिल गया था, पूरा बेमेतरा हिल गया था। तो कहीं ना कहीं अब सीबीआई बस छोटे से पहलू से शुरुआत करेगी, हर एक पहलू को जोड़ेगी और जो जेल में बंद है जो 12 आरोपी, उनसे भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। हालांकि इसके बाद दूसरे दिन आगजनी हुई थी इस मामले में, उस पे कुछ लोगों को अरेस्ट किया था पुलिस ने, जिसे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। तो फिलहाल सीबीआई अब इस मामले में पूरे बारीकी से जांच करेगी, नए सिरे से जांच करेगी, पुलिस से भी पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के बाद क्या मामला निकलकर सामने आता है उस पे एक्शन लेगी और फिर सीबीआई इस मामले में जुड़े और भी जो लोग हो सकते हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल दिलीप, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। 12 आरोपियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई, जिसके ऊपर अब सीबीआई भी जांच कर रही है, देख रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो 12 आरोपियों के नाम है, क्या ये बिरनपुर के ही लोग हैं या अन्य जगहों से हैं? और अन्य जगहों से हैं तो क्या किसी एक पर भी कोई कार्रवाई हुई है, कुछ बात आगे बढ़ी है दिलीप? देखिए जो 12 लोग हैं बस बिरनपुर गांव के ही हैं और 12 लोग को पुलिस ने इस मामले में जो हत्याकांड, भुवनेश्वर हत्याकांड हुआ था, उसमें उनको गिरफ्तार किया, जो अभी भी जेल में बंद हैं। उन्हीं के खिलाफ सीबीआई ने फिर से एफआईआर दर्ज की है अपने केस में। अब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी, उन पर लगातार पूछताछ करने से भी सीबीआई का जो पूछताछ करने की तरीका है वो अलग होता है। तो पहले पहलू को निकालकर एक मामले को सीबीआई बड़े लेवल पर जांच करेगी, उसके बाद जो इस मामले का जो मुख्य वजह है उसको सामने लाएगी और उसके बाद जो और भी इस मामले में अगर कोई जुड़ा होगा, जो इस हिंसा को आग देने की कोशिश किया होगा, उसके तह तक सीबीआई पहुंचने की कोशिश करेगी। फिलहाल ये बड़ी बात है कि जानकारी साझा करने के लिए दिलीप आपका शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते आगे। इसी बीच छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो चला है। तीसरे चरण के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। तो 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी, बिलासपुर लोकसभा सीट में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे 30 अप्रैल को आएंगे छत्तीसगढ़, जहां पर जांजगीर लोकसभा सीट में चुनावी सभा करेंगे। और बात अगर प्रियंका गांधी की कर लें तो 2 मई को प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी आशीष दुबे से। आशीष, अब तीसरे चरण के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर शोर लगा दिया। इसके पहले खबरें सामने आ रही थी कि कांग्रेस प्रचार प्रसार में बहुत पीछे है, प्रचार नहीं कर रही, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा किस तरीके से रहने वाला है, क्या कुछ होगा, आपसे चाहूंगी कि एक अपडेट दें। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है। राहुल गांधी आने वाले हैं राधा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें लोकसभा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि राहुल गांधी का बिलासपुर दौरा बना है। यहाँ सकरी में सिंचाई कॉलोनी के मैदान में कल उनकी बड़ी जनसभा का आयोजन होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रात
मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो यहाँ प्रवास पर रहेंगे। आज उनकी सभा जो है रजगा मार्ग में है और उसके बाद ही वो देर रात यहाँ विश्राम करने पहुंचेंगे। इसके अलावा सचिन पायलट भी आज यहाँ हैं। एक जो बड़ी खबर मैं आपको बता दूं आज की, और सारे लोग इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर उनका फोकस कैसे रहे। 30 तारीख को 29 को राहुल गांधी यहाँ है बिलासपुर में, 30 को मल्लिकार्जुन खड़गे शक्ति में चांपा में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और एक बड़ा अपडेट और बता रहा हूं कि आज विष्णुदेव साय भी जांजगीर में है, जो सीएम है भारतीय जनता पार्टी के, और 30 तारीख को फिर वे शक्ति जाएंगे। अब चूंकि शिवनी नारायण में एक शेड्यूल था मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम विष्णुदेव साय दोनों का, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना जो बदलाव किया है प्लान में, और वो किसी दूसरे जगह यानी चांपा से करेंगे जनसभा को। तो कुल मिलाकर के आने वाला ये दिन है, ये 2 से 3 दिन वो कांग्रेस के भी लिहाज से बड़ा दिन है, और देश के भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों की नजर भी बिलासपुर और खासतौर पर छत्तीसगढ़ में रहने वाली है। सरगुजा भी दौरा है आगे। एक सवाल लेना चाहूंगी, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा, मंगलसूत्र की बात कर दी, विरासत की बात कर दी, टैक्स की बात कर दी, तमाम मुद्दे उठा दिए, कांग्रेस के ऊपर एक के बाद हमले किए हैं। तो क्या मैं समझूं इससे, कांग्रेस की तरफ से अगर अब राहुल गांधी आ रहे हैं, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, तो क्या ये जो डैमेज कंट्रोल है उसको साधने के लिए आ रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल करना है, इसलिए छत्तीसगढ़ का दौरा किया जाए? आशीष, देखिए राधा, इस पे एक बात स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों का लगातार बयान आया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अभी कुछ सभाओं में थोड़ी सी वाणी उनकी सहजी हुई दिख रही है। अलका लांबा जो महिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, उनने जरूर मोदी जी को दुर्ग में रावण की तुलना उनसे कर दी, लेकिन जहां तक रह गई राहुल की बात, प्रियंका की बात या बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात, तो ये सिर्फ 5 गारंटियां जो राहुल गांधी की है फिलहाल, जिसमें युवा न्याय को लेकर के बात कर रहे हैं, 30 लाख बेरोजगारों की भर्ती को लेकर के बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उनके मुद्दे हैं, मसले हैं जिन पर उनका विशेष फोकस रहेगा, और निश्चित तौर पर वे इन 5 गारंटियों को कल की सभा में जरूर गिनाएंगे। राधा, ठीक है आशीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा है, तो बिलासपुर, जांजगीर और कोरबा दौरे पर रहेंगे सचिन पायलट। बिलासपुर में राहुल गांधी की सभा स्थल में निरीक्षण करेंगे, तो जांजगीर चांपा में खड़गे के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। तो ये एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि बिलासपुर आएंगे राहुल गांधी, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर चांपा पहुंचेंगे, जिस पर हमने अपने सहयोगी आशीष दुबे से बातचीत की, और इसके बाद ये अपडेट मिल रही है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट बिलासपुर और जांजगीर चांपा का दौरा करेंगे, और फिर वहां पर जो भी सभा की तैयारी की गई है उसका निरीक्षण करेंगे। तो इसी बीच छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कई जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में 3 जिलों के दौरे के बाद से ओडिशा जाएंगे। रायगढ़, जांजगीर और बिलासपुर में सीएम चुनावी सभा करेंगे, तो ओडिशा के झारसुगड़ा में रोड शो भी करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। तीसरे चरण के मतदान होने हैं 7 मई को, जिसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वापस से एक बार फिर चुनाव प्रचार का दौर जारी है, और कई जिलों के दौरे पर इसीलिए विष्णुदेव साय जाएंगे, जिसमें कि छत्तीसगढ़ में 3 जिलों के दौरे के बाद ओडिशा पहुंचेंगे और वहां की भी सभा को साधने की कोशिश की जाएगी। तो रायगढ़, जांजगीर और बिलासपुर में सीएम विष्णुदेव साय चुनावी सभा करने वाले हैं, और फिर ओडिशा के झारसुगड़ा में रोड शो करेंगे। तो चलिए बढ़ते आगे। कोरबा लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे को निर्वाचन आयोग ने नोटिस थमाया है। ये नोटिस मशहूर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा सरोज पांडे के लिए प्रचार प्रसार करने पर थमाया गया है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र पांडे मनेन्द्रगढ़ जिले के चिरमिरी पहुंचे थे, जिनके साथ बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने प्रचार प्रसार किया। कथा स्थल में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे का धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बैनर पोस्टर लगाया गया था, और अब तमाम मामलों पर निर्वाचन अधिकारी ने अपने नोटिस में कहा है कि उस आयोजन के माध्यम से भाजपा प्रत्याशी ने अपना प्रचार किया है। तो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ प्रचार करने का आरोप लगा है, तो अब सरोज पांडे की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये वहां की तस्वीरें हैं
जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ सरोज पांडे पोस्टर में शामिल हैं। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा में सरोज पांडे पहुंची और उनके साथ जो है पोस्टर उनका लगा है, जिस पर अब निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी किया है और कहा है कि आयोजन के माध्यम से भाजपा प्रत्याशी ने अपना प्रचार किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मनेंद्रगढ़ जिले के चिरमिरी पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने प्रचार प्रसार किया। यहाँ जब भी चुनाव हुए हैं, धर्म को वाकई अलग रख के हुआ है। हम सब भगवान को एक मानते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान, उस विचारधारा के लोग हैं। वो कांग्रेस पार्टी मानती आई है, इसलिए हम सबको देवी देवताएं सब मानते सबको हैं, मगर चुनाव में उनका दुरुपयोग नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार का कृत्य 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और उनके सहयोगियों ने किया है, वो आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने निर्वाचन आयोग में की थी और निर्वाचन आयोग ने इसमें संज्ञान लेते हुए सुश्री सरोज पांडे जी को नोटिस जारी किया है और 29 तारीख तक उनसे जवाब मांगा है। तो इसी बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं, जिसपे वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। साथियों, कांग्रेस ने हमारे इतिहास को, हमारी आजादी की लड़ाई को भी वोट बैंक के नजरिए से, तुष्टीकरण के नजरिए से ही लिखवाया है। और आज भी ये कांग्रेस के शहजादे उसी पाप को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शाहजादे को पता है क्या, मैसूरू राजघराने का योगदान उनको याद नहीं रहा। मैसूरू राजघराने को आज पूरा देश गर्व के साथ देखता है कि नहीं देखता है। साथियों, कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने
हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई कल्पना कर सकता है क्या बनारस के राजा के बिना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना था, उनको बड़ौदा बुलाया, उनकी शक्ति को पहचाना और बाबा साहब आंबेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। ये कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब देश के सामने खुल करके सामने आ रही है और यही मानसिकता कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी झलकती है। साथियों, आज पूरा देश समझ गया है कि जहां कांग्रेस आई वहां से विकास का पलायन गया, विकास का पलायन शुरू हो जाता है। कर्नाटका में भी यही हो रहा है। जब बीजेपी की सरकार यहां थी तो भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्नाटका में आता था, लेकिन अब यहां स्थितियां बदल रही हैं। जब से कांग्रेस सरकार यहां आई है तब से रोड के, इरिगेशन के सारे काम बंद पड़ गए हैं। यहां बिजली के कट लगने से हर कोई परेशान है, उद्योग परेशान है, लोग परेशान हैं और इसलिए लोग कहते हैं जहां कांग्रेस आई वहां बर्बादी लाई। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना, कर्नाटक में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है राजा महाराजाओं का इस्तेमाल करती है, उनके ऊपर गलत आरोप लगाती है, जबकि राजा महाराजा नहीं होते तो जो भी विकास हुआ है वो नहीं हो पाता। और इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला किया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 फेज में कम वोटिंग के बाद से चुनाव आयोग
तो आज आपको बता दें कि बीएसपी प्रमुख मायावती मुरैना दौरे पर रहेंगी। यहां वो जनसभा को संबोधित करेंगी और बीएसपी प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग को जिताने की अपील करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि मायावती का ये दूसरा एमपी दौरा है। इससे पहले उन्होंने 19 अप्रैल को रीवा में भी जनसभा को संबोधित किया था। तो अब मायावती अपने दूसरे दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचेंगी, जहां पर वे चुनाव प्रचार करेंगी और बीएसपी प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग को जिताने की जनता से अपील करेंगे। तो आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि आज बीएसपी प्रमुख मायावती मुरैना दौरे पर रहेंगी और वे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मायावती का ये दूसरा एमपी दौरा है और इससे पहले उन्होंने 19 अप्रैल को रीवा में भी जनसभा को संबोधित किया था। तो आइए इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि मुरैना में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो करीब 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान तेजी से जारी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रचार अभियानों में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर वो लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और इसी दौरान वो लोगों से मिलकर वोट की भी अपील कर रहे हैं। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान ने देवास के किलौदा गांव में गरीब कुम्हारों और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान उनसे पानी रखने के लिए मिट्टी का जग भी खरीदा। तो जब कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन के लिए पैसे लेने से इनकार किया तो शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मनाया और पैसे ले लेने के लिए कहा है। तो ये तस्वीरें विदिशा की हम आपको दिखा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं चुनाव प्रचार में और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये आप तस्वीर देख लीजिए कि जब कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन के लिए पैसे लेने से इनकार किया तो शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मना लिया और पैसे भी लेने के लिए कहा, जिसके बाद से कुम्हार मान गया। तो ये तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान इसीलिए जाने जाते हैं, मामा कहकर उनको इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि वे जो उनका कनेक्ट है लोगों से वो बहुत ही गहरा है। लोगों से शिवराज सिंह चौहान बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं और जितना प्रेम दिखाई देता है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान विदिशा से इस बार बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे हैं। ये बहुत ही अहम बात है क्योंकि 3 बार के मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के और अब उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में ले जाना चाहते हैं। ऐसा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा था। तो शिवराज सिंह